हेलो, बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पेपर सेकंड से है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और फिजियोलॉजी की हम बात करें तो ये हमारी सेकेंड यूनिट का लास्ट पॉइंट है, रेस्पायरेशन, जो कि हमारा हॉट टॉपिक चल रहा है। और आज रेस्पायरेशन में हम डिस्कस करेंगे एनएरोबिक। रेस्पायरेशन एक तरीके से प्लांट फिजियोलॉजी का ये टॉपिक भी लास्ट है, फिर इसके बाद बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसको हिंदी में तो हम लिख सकते हैं ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन भी बोल देते हैं, ऑक्सी श्वसन। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो शब्द से ही पता लग रहा है कि ऑक्सी का मतलब हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन। और श्वसन की हम बात करें तो श्वसन क्या था? श्वसन था एक तरीके से ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। क्लियर है? तो रही बात अपघटन की, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन तो होगा, ठीक है। अब अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसको हम बोल देते हैं ऑक्सी श्वसन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव, ठीक है। और अगर वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको हम बोल देते हैं अनॉक्सी, एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। ये हो गया। अब अगर अपन थोड़ा इसके इतिहास की बात करें तो इतिहास में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लगभग 1857, बहुत पहले, जो लुईस पास्चर थे, पास्चर, उन्होंने ईस्ट में अल्कोहलिक सब्सटेंस के बनने की एक टेक्निक इजाद की थी जिसे उन्होंने नाम दिया था फर्मेंटेशन। और आज ये सबसे ज़्यादा, चाहे लिकर इंडस्ट्री हो, चाहे क्या बोलते हैं ये फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे बेकरी इंडस्ट्री हो, जो फर्मेंटेशन टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और ये काम में आती है। क्लियर है? तो फर्मेंटेशन टेक्निक जो है वो इन्होंने दी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसके बाद और अगर अपन आगे जाएं तो लगभग 1897 में जो बुचनर थे, उन्होंने ईस्ट से एंजाइम, फर्मेंटेड एंजाइम जो है उसको आइसोलेट करने में सफलता प्राप्त की और उसका नाम रखा जाइमेज। और ये जाइमेज एंजाइम जो है वो अब ईस्ट के बाहर भी आर्टिफिशियल तरीके से क्या कर सकता है? अल्कोहल फॉर्मेशन, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में करके, अल्कोहल फॉर्मेशन जो है वो करने में सक्षम होता है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम श्वसन से संबंधित क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने रेस्पायरेशन में क्या कहा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो किस में गया? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस की वजह से 10 स्टेप्स में वो कन्वर्ट हो किस में? पायरुविक एसिड में। ये 3 कार्बन कंपाउंड था, C3, CH3, CO, COOH, 3 कार्बन कंपाउंड, जबकि ये था C6H12O6। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, सॉरी, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, पायरुविक एसिड। और ये पायरुविक एसिड जो है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें गया? क्रेब्स साइकिल में। और क्या मिली? एनर्जी। हालांकि मीडिएट की बात करें तो ऑक्जेलोएस्टिक और इनका रिकवरी मिली थी हमको, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड और मैलिक एसिड्स इनकी, उसके अलावा हमको एनर्जी के रूप में मिली जो कि ईटीसी साइकिल में हमने कंप्लीट कर लिया। तो पायरुविक एसिड अगर यहाँ न जाके, माइटोकॉन्ड्रिया में न जाके, अगर साइटोप्लाज्म में
ठीक है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में आता है। तो यहां पे इस प्रकार के ब्रेकडाउन को हम क्या बोलेंगे, अनाक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, एनॉक्सी श्वसन। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस हैं यहाँ पे अलग अलग, जिनको एक बार समझ लेते हैं। तो फर्स्ट तो रिएक्शन यहां पे हम बात कर सकते हैं किसकी, इथाइल एल्कोहल की, एथिल एल्कोहल। ठीक है, एक बार इसको मिटाते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम यहां पे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एथिल एल्कोहल। ऑफ एथिल एल्कोहल फ्रॉम पायरुविक एसिड। बेसिकली अगर अपन बात करें तो दो ही स्टेप्स काफी हैं, एक लैक्टिक एसिड का बनना और एक एथिल अल्कोहल का बनना। तो यहां देख लेते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो एसिटाइल को एंजाइम ए से जुड़ते टाइम जब हमने पायरुविक एसिड को किससे रिएक्शन करी थी, उसने सबसे पहले टीपीपी से, क्लियर है, और यहां पे एंजाइम कौन था, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, कार्बोक्सिलेज, और वो तो नाम देना चाहे तो पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, जिसमें CO2 मॉलिक्यूल निकला था और यहां पे बन गया था एसिटाइल एसिटाइल TPP कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और फिर यहां पे एंजाइम कौन सा आ रहा था, इसी से लिपोइक एसिड, और ये बन गया एसिटाइल LP कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ट्रांसफेरेज, और फिर एंजाइम आया कौन सा, डिहाइड्रोजनेज, और किससे जुड़ गया ये, एसिटाइल कोएंजाइम ASH से, और यहां पे बना था एसिटाइल कोएंजाइम A, और NAD+ आउट हो गया। क्लियर है, वही है एसिटाइल कोएंजाइम बनने की फॉर्मेशन। तो इसमें अगर हम लिपोइक एसिड को काम ना लें और एसिटाइल कोएंजाइम A की रिएक्शन ना करवाएं तो यही चीज माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगी, और कहां रह जाएगी, साइटोप्लाज्म में। केवल एसिटाइल कोएंजाइम A अगर रुक जाए तो अब इस रिएक्शन को देखते हैं कि फर्स्ट यहां पे अगर अपन स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले पायरुविक एसिड फॉर्मुलेशन में अगर देखें मॉलिक्यूलर तो हमारे लिए इजी हो जाता है समझना। ये हो गया CH3COCOOH, 3 कार्बन कंपोनेंट है, जो कि फर्स्ट रिएक्शन जो इस पे हो रही है वो है कौन सी, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, फर्स्ट कौन सी एग्जांपल, यहां पे अगर अपन बात करें तो कार्बोक्सिलेज, और अगर कार्बोक्सिलेज का नाम देना चाहें तो नाम हो गया पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, और इसके अंदर मैग्नीशियम आयंस एंड TPP जो है वो कार्यरत है, जिसकी वजह से यहां पे हमको क्या मिलेगा, एसिटएल्डिहाइड। एसिटएल्डिहाइड कैसे मिलेगा, इसमें से CO2 को बाहर निकाल दीजिए,
CO2 को बाहर निकाल दीजिए, CH3 डॉट COH, दैट इज एसिटाल्डिहाइड, जो कि यहां भी बन रहा है एसिटाइल TPP कॉम्प्लेक्स, क्लियर है, और प्लस 2CO2 बाहर निकाल दीजिए। कारण क्योंकि यहां पे पायरुविक एसिड कितने बने थे, 2, तो यहां पे एसिटाल्डिहाइड भी कितने बनेंगे, 2, तो मॉलिक्यूल भी कितने निकलेंगे, 2। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने एसिटाइल कोएंजाइम एक ही रिएक्शन बता रखी है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी कौन सी हो गई, कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलीकरण से 3 कार्बन में से CO2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। इसका नाम देना चाहे तो दैट इज पायरुविक कार्बोक्सिलेज, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी की सेकंड रिएक्शन जो है वो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगा, जो कि वहां किया था, लेकिन डिहाइड्रोजनेज से पहले जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था उसकी हमने रिएक्शन नहीं करवाई। तो यहां पे क्या हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, और ये हो गया 2CH3COH। यहां पे इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, NADH2, 2 ही मॉलिक्यूल इसके ले लीजिए। तो यहां पे हो गया एक तरीके से डिहाइड्रोजनेज, और ये डिहाइड्रोजनेज जो है वो क्या कर रहा है, हम नाम दे सकते हैं एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ये लीजिए। एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, और ये यहाँ पे वही मैग्नीशियम आयंस, क्योंकि हाइड्रोजनेज की रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे फाइनली क्या बनाएगा, अल्कोहल। और अल्कोहल कौन सा, रिएक्शन देखिए, इसमें से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ के इसमें डाल दीजिए, तो ये क्या बन जाता है, 2 कार्बन है, कार्बन कितने हैं इसके अंदर, OH को सेम रहने दिए, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए, CH3 CH2 OH, तो ये हो गया C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज एथिल अल्कोहल, अल्कोहल हो गया। एथिल अल्कोहल, ठीक है, ये हो गई हमारी रिएक्शन। फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, अगर पायरुविक एसिड से कोएंजाइम नहीं जुड़ता है तो वहां पे एथिल अल्कोहल बन जाता है, ये हो गया। अब इसी रिएक्शन को एक दूसरे पैटर्न में देखिए, हमने यहां पे बात करी थी, मिटा दिया, जाइमेज एंजाइम की। तो अगर हम ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, और एंजाइम कौन सा हो गया यहां पे, जाइमेज, तो ये बनाता है 2C2H5OH, ठीक है, 4 रह गए कार्बन, 6 में से 4 रह गए, प्लस 2CO2 रिलीज, प्लस एनर्जी लगभग 58 किलो कैलोरी, एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। हालांकि रेस्पिरेशन से बहुत कम है, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज फर्मेंटेशन टेक्निक, और ये हो गई कोशिका के अंदर, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट, देख लीजिए एक बार, इसको मिटा देते हैं।
दूसरा पॉइंट, वो हो जाता है लैक्टिक एसिड का बनना। अगर हम इसमें से अल्कोहल ना निकाले तो सीधी सी बात है लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड के लिए हम कह सकते हैं ये वाली जो अभिक्रिया है ये पादपों में सामान्यतः नहीं मिलती, ये जंतुओं में या जो मसल्स हैं, मस्कुलर एक्टिविटीज या कुछ बैक्टीरिया जो है उनके अंदर इस प्रकार की जो है लैक्टिक एसिड ये बनता है। ठीक है, तो ये मांसपेशियों में या लैक्टोबैसिलस कुछ जो अवायवीय फंगस होते हैं उनके अंदर ही या कुछ अवायवीय जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के अंदर ये होता है विशेष परिस्थितियों में। और इसके अंदर सिंपल डीहाइड्रोजनेज की क्रिया होती है, डी कार्बोक्सिलेज की जो क्रिया है वो नहीं होती। अब एक एग्जांपल जैसे लैक्टोबैसिलस की हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल दें, वो सॉरी अभिक्रिया लैक्टोबैसिलस का, तो ये हो गया पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड प्लस NaDH2, तो यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा कौन सा, डीहाइड्रोजनेज। ठीक है, और डीहाइड्रोजनेज का नाम दे सकते हैं अपन एक तरीके से लैक्टिक डीहाइड्रोजनेज। लैक्टिक डीहाइड्रोजनेज, और ये यहाँ पे C3COOH जो बना रहा है उसको क्या कर देगा, जोड़ देगा, तो ये हो गया C3H6O3, C3H6O3 लैक्टिक एसिड। ठीक है, और कैसे, CH3COOH CH2। ऑक्सीजन मिटा दिया गलती से, CHOH, दो हाइड्रोजन जोड़नी है ना NaDH2 से प्लस NaD प्लस, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से NaDH2 को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। पायरुविक एसिड और NaDH2 को ऑक्सीकृत कर देता है लैक्टोबैसिलस, जिसमें डीहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तीसरा, हम इसमें सीधे ही फर्मेंटेटिव अगर बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस की हम बात करें तो वो एक सिंपल और सीधी सीधी घटना में अगर कन्वर्ट करें तो यहाँ पे ले सकते हैं हम, तीसरा पॉइंट ले रहे हैं रिएक्शन के हिसाब से, CH3COCOOH दैट इज पायरुविक। अगर यहाँ पे हम लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेटिव एंजाइम, तो ये क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल्स ले लीजिए इसके। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, एक बन गया CH3COH दैट इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और एक बन गया CH3CHOH COOH जो कि है लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब एक CO2 मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है
ठीक है, और इसके अंदर एक NH2 मॉलिक्यूल ऐड हुआ है, तो इसके अंदर ये हो गया NADH2 और ये हो गया NAD प्लस Mg++। प्लस फर्मेंटेटिव की बात करें तो इसने दोनों रिएक्शंस को एक साथ किया है, कार्बोक्सिलेज भी और डिहाइड्रोजनेज भी। अतः यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल भी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। C3H6O3 C3H6O3 और इसको हम लिख सकते हैं C2H5OH। CH3 CH2OH दैट इज इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो तीन रिएक्शंस तो यहाँ लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड बाय फर्मेंटेटिव एंजाइम्स। एक और यहाँ पे एसिटिक एसिड भी हम बना सकते हैं। इसमें अगर हम क्या करें, पायरुविक एसिड का रिएक्ट कराएं एसिडोबैक्टर के अंदर या एसिडोबैक्टीरियम के अंदर, तो उससे बनेगा एसिड एल्डिहाइड, और उसमें अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दे, यहां मिला देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। चौथा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पायरुविक एसिड को ब्रेक करो किसके अंदर, एल्डिहाइड में, CH3COCOOH। पायरुविक एसिड को एसिटोबैक्टर या बैक्टीरियम, ठीक है, और यहां पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेज की वजह से CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, तो यहां क्या मिलेगा, CH3COH एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड ये हो गया, और इस एसिड एल्डिहाइड में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने की वजह से ये बन जाएगा CH3COOH, CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड। और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकलेंगे वो किसको, NAD को रिड्यूस करने के काम आएंगे। तो यहाँ पे एंजाइम एक तरीके से हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेज। ठीक है, दैट इज एसिटिक एसिड। तो ये चार मैकेनिज्म्स हैं रेस्पिरेटरी में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के, इतने काफ़ी है। इंपॉर्टेंट अगर न्यूटाइप के हिसाब से हम देखें तो जो लैक्टिक एसिड था वो, और एक एल्कोहल का बनना, इथाइल अल्कोहल का, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एसिटिक एसिड जो है वो भी सब में नहीं मिलता, ये कुछ आर्थ्रोपोड्स के अंदर मिल जाएगा बहुत कम, और कुछ प्लांट्स के अंदर मिल जाएगा। अब कुछ तुलनात्मक अगर अपन यहाँ पे कहें तो हम कह सकते हैं कि एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ डिफरेंसेस कई बार न्यूटाइप की दृष्टि से पूछ लिया जाता है।
तो सिंपल वे में अगर अपन चलें तो एरोबिक और एनएरोबिक में सीधे सीधे तो हम यही कह सकते हैं, 3-4 अंतर तो इनके यही हो जाएंगे कि कहाँ होते हैं, किस में होते हैं, किस लिए होते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, एनर्जी बनती है कि नहीं बनती, एंजाइम्स कौन से प्रयुक्त होते हैं। हो गए हमारे 5-6 अंतर, इतने हमारे लिए काफ़ी है। इतना ही 1 या 1.5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्लियर है, नाम को पहले रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि एरोबिक एस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन, यहां पे ऑक्सीडेशन का मतलब है तोड़ना, अपघटन में O2 आवश्यक। और अगर अपन यहां पे बात करें तो इसमें O2 आवश्यक नहीं है। एनारोबिक, ठीक है, O2 की प्रेजेंस में यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, अगर O2 ही होगी तो फिर एरोबिक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम ले सकते हैं, इसमें जो रेस्पिरेशन है उसमें अगर क्रेब्स साइकिल के बाद में ETS साइकिल का आपको ध्यान हो, जहां फेरिडॉक्सिन से फिर साइटोक्रोम A, B, C, B फिर A के पास गया तो वहां पे एनर्जी के रूप में निकल रहा था। तो अगर अपन कहें तो इनका अंतिम उत्पाद, इनके जो अंतिम उत्पाद हैं वो क्या क्या है, एक तो ATP, क्लियर है। दूसरा उसमें क्या निकल रहा था अगर अपन ध्यान दे तो CO2। तीसरा उत्पाद जो निकल रहा था वो था H2O, जल का मॉलिक्यूल बन रहा था। रेस्पिरेशन में हम क्या कहते हैं कि एक जल का अणु और ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है, ATP, CO2, H2O, ठीक है। इसके अलावा और तो फिर मध्यवर्ती उत्पाद है जैसे कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और क्या बोलते हैं फ्लेविनिन और आयरन सब्सटेंस और ये सारी चीज़ें, तो वो उनकी हमको जरूरत नहीं है, केवल हम अंतिम उत्पाद की बात कर रहे हैं। इसकी अगर अपन अंतिम उत्पाद की बात करें तो इसका अंतिम उत्पाद, हालांकि एनर्जी इसमें भी है ATP के रूप में, वो बात अलग है कि उसमें 38 है, इसमें 2 ही है। CO2 भी निकलती है इसमें, ये एक डिफरेंस नहीं है, सेम ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जल के अणु की जगह क्या निकलता है, एल्कोहल। ठीक है, अंतिम उत्पाद के रूप में हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, एल्कोहल। अब उस एल्कोहल में आप नाम लिख सकते हैं एथिल एल्कोहल, उस एल्कोहल में आप नाम लिख सकते हैं एसिटिक एसिड, उस एल्कोहल में आप लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। तो ये 2 चीजें तो कॉमन हो गई। कुल मिला के यहां पे मिलता है वाटर और वहां पे मिलता है एल्कोहल। तीसरा पॉइंट अगर अपन यहां पे लें तो हम यहां पे ले सकते हैं कि ये जो है ये सभी सजीव कोशिकाओं, सजीव जीवित कोशिका जो है उनमें निरंतर, यहां पे अगर अपन बात करें तो सजीव कोशिका तो कह देते हैं, बाकी निर्जीव में भी होता है। दूसरी चीज, ये प्रोसेस केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो हम ये कह सकते हैं कि निरंतर नहीं है, ठीक है, केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ये रिएक्शन जो है वो हो सकती है। इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट अगर अपन डाल दें तो जब ये सभी कोशिकाओं में जीवन पर्यंत निरंतर रूप से चल रही है तो हम ये कह रहे हैं कि ये आवश्यक मतलब जिसके बिना सजीव रह नहीं सकता, क्लियर है, अति आवश्यक। दूसरा
कोई साइड इफेक्ट, आविष, टॉक्सिक इफेक्ट, आविष प्रभाव नहीं पड़ता, इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है अगर हम कहें तो। लेकिन अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसका एक टॉक्सिक इफेक्ट यही है कि CO2 निकलती है बस। अब CO2 निकलती है तो वो प्लांट द्वारा फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम हो जाती है। यहां अगर अपन बात करें तो आवश्यक, तो ये अति आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी, बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, जरूरत पड़ने पर कुछ मात्रा में बनता है जो कि उल्टा आविष प्रभाव डालता है, तथा अल्कोहल जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट डालता है, अल्कोहल का टॉक्सिक इफेक्ट होता है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो लगभग 38 ATP एनर्जी जो है प्राप्त होती है, जो अन्य उपापचयी क्रियाओं में कंज्यूम हो जाती है। यहां अगर अपन बात करें तो इसमें एनर्जी ज्यादा नहीं होती, मात्र 2 ATP एनर्जी बनती है, ठीक है, जो बस तो इसकी तुलना में ये बहुत कम है एक तरीके से। और हम ये दे सकते हैं कि एक रही बात स्थान की, तो अगर हम श्वसन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो अपन रेफरेंस दे सकते हैं कि इसके लिए साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यक। इसकी हम बात करें तो सेल में साइटोप्लाज्म तथा कोशिका के बाहर भी संभव, सेल के बाहर भी संभव, कोशिका के बाहर भी ये कंप्लीट होती है। ठीक है, और पॉइंट डालें तो इसके अंदर जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण अपघटन होता है, जबकि इसमें जो है ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होता है, इसीलिए एनर्जी कम मिलती है। अपूर्ण अपघटन होता है। कोशिकाओं की भी हम बात करें तो इसमें शरीर की सभी कोशिकाएं जो है भाग लेती हैं। कौन कौन सी? जड़, तना, पत्ती, ठीक है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फूल आदि सभी कोशिकाएं जो हैं, जो जीवित कोशिकाएं वो इसमें भाग लेती हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें भाग ले सकती हैं, लेकिन पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर ही ऐसा होता है, जिसमें अगर प्लांट्स की बात करें तो बहुत कम सेल्स हैं जो अल्कोहल को क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं। तो दोनों के डिफरेंस में इतना ही। एक डिफरेंस और हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बीच में, क्योंकि ये भी एग्जाम के हिसाब से कई बार पूछ लिया जाता है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, अगर दोनों की तुलना के रूप में अपन पढ़े
तो सबसे पहले तो यही लिख देते हैं कि ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन, जबकि इसकी अगर हम बात करें तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन, अर्थात उपचयी, और ये हो गई अपचयी। समझ लें इसको, अपचयी और वो हो गई उपचयी। अपचयी का मतलब इसके अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थों का O2 की उपस्थिति में ब्रेकडाउन, अपचयन या ब्रेक डाउन। यहां अगर अपन बात करें तो इसमें सरल पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ का लाइट की उपस्थिति में अपचयन की जगह बनते हैं। क्या लिखते हैं इसमें? CO2 प्लस H2O इज इक्वल्स टू C6H12O6। 6 कार्बन इसके ले लीजिए, 12 कार्बन इसके मॉलिक्यूल इसके ले लीजिए। इसमें क्या निकलेगा? एक O2 गैस निकलेगी 6 H2O निकलेंगे, प्लस एनर्जी मिलेगी, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। क्लियर है? ये हो गया। यहीं अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो C6H12O6 प्लस O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेम इसका उल्टा, और सीधे काम नहीं करती इसलिए 6H2O भी देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एंजाइम्स के साथ ये बनाती है, क्या बना देगी? ब्रेकडाउन ऑफ CO2, कितने? 6 CO2 प्लस 6 H2O मॉलिक्यूल्स निकालेगी और एनर्जी खूब मिलेगी। उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, इसमें एनर्जी बनती है। उसमें लाइट रिएक्शन में बनती जरूर है, बाकी डार्क रिएक्शन के अंदर उसमें एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। तो फर्स्ट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन और दूसरे की हम बोल सकते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। दोनों की अगर वर्किंग एबिलिटी की बात करें तो वही एरोबिक एनाएरोबिक के समान, तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें सभी लाइव सेल्स, लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें ज़्यादातर ओनली एरियल पार्ट, और उसमें भी स्पेशली लीव्स, पत्तियां ही ज़्यादा भाग लेती हैं, सभी एरियल। सभी एरियल पार्ट जो है वो भाग लेते हैं, क्योंकि कुछ क्रेसुलेशंस हैं, कुछ हेलोफाइट्स हैं, कुछ मीजोफाइट्स हैं। ये ग्रीन इन कलर होते हैं, शब्द होते हैं, उनके स्टेम भी ग्रीन होते हैं, फ्लोर भी ग्रीन होते हैं, लीव्स भी ग्रीन होती हैं, तो वो सभी फोटोसिंथेसिस में भाग ले लेती है, तो इसलिए एरियल पार्ट्स कर दिया सारा। ठीक है। तीसरा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शंस के साथ में हम यहाँ कह सकते हैं कि ये प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति की अगर अपन बेस करें तो इसमें लाइट की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं है जरूरत। जबकि अगर अपन इसकी बात करें तो लाइट रिएक्शन में लाइट नेसेसरी, लाइट रिएक्शन में नेसेसरी, तो इसमें लाइट की जरूरत नहीं है, इसमें तो केवल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे लाइट जो है वो नेसेसरी है, प्रकाश में ही हो सकती है, अंधकार में नहीं हो सकती। ठीक है। यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा हुआ है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के लिए फोटोन जरूरी है, डार्क रिएक्शंस के लिए दिक्कत नहीं है। उसके अलावा सभी सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं इसके लिए सेल में साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित मतलब में होती है। यहाँ अगर अपन बात करें
तो ये साइटोप्लाज्म में तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ये क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स एंड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इसी में हम डाल सकते हैं, जब ये रिएक्शन होती है, जब ये रिएक्शन होती है तो क्योंकि हमने कैटाबॉलिक रिएक्शन कहा है, तो कैटाबॉलिक आयस का मतलब इससे जो बायोमास है, जैव भार में कमी आएगी, क्योंकि जटिल कार्बनिक पदार्थ टूट रहे हैं सरल में तो कमी आएगी, जबकि यहां पे बन रहे हैं तो यहां पे वृद्धि होती है जैव भार में। भोजन बन रहा है, भोजन खाने से तो भारी होएंगे ही, पेट भी मोटा होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैव भार जो है उसमें कमी, जबकि उसमें क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है। अब इन दोनों में जो रिएक्शन हो रही है उसमें गैसेज का एक्सचेंज भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें O2 जो है वो आवश्यक है और इसका क्या होता है, एक तरीके से कंज्यूम। O2 को क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, और CO2 जो है वो क्या हो जाती है, रिलीज। मतलब CO2 विमोचित की जाती है और O2 जो है उसको जो प्रयुक्त किया जाता है। जबकि यहां अगर अपन बात करें तो इसमें CO2 कंज्यूम होती है और O2 गैस जो है वो क्या होती है, क्या बोलते हैं, रिलीज। ये हो गया। और इन सारी चीजों में एक और जोरदार चीज है कि इनकी जो अभिक्रिया है, रेस्पायरेशन, वो एक तरीके से ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। शेपी का मतलब हो गया ऊष्मा निकालने वाली, एक्सोथर्मिक। ये स्पेशल है पॉइंट, ब्लू पेन से लिखते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक ऊष्मा शेपी। इसको समझ लीजिए, जब यहां पे कार्बनिक पदार्थों का ब्रेकडाउन होता है तो उन कार्बनिक पदार्थों में एक चीज को ध्यान रखना, थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें बता देता हूं। ETS साइकिल जो हमने पढ़ी उसमें रिडक्शन अपचयन से इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे ग्राही द्वारा ग्रहण किए जा रहे थे, तो वहां अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्पेशली कहा गया था कि वहां पे ये जो लाइन है ये कुछ तिरछी बनाई जाती है। कारण क्योंकि अगर यहाँ पे अपन ऊष्मा के नियम की बात करें तो जब एक निकाय से दूसरे निकाय में ऊर्जा ग्रहण और त्यागी जाती है तो ऊर्जा के मान में कमी आती है, तो इसका लगभग कुछ प्रतिशत हिस्सा ही एब्जॉर्ब किया जाता है और लगभग 10% हिस्सा जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में जब रिलीज होता है तो उसको दूसरा निकाय ग्रहण करता है। तो ये जो ऊर्जा का निरंतर प्रवाह था और इसके बीच में जो ऊष्मा, वो ऊर्जा रिलीज हो रही थी, वो किस रूप में मिल रही थी, ऊष्मा के रूप में। और इस ऊष्मा के कारण आसपास की जो कोशिकाएं हैं, जो निकाय था, उनका तापमान बढ़ रहा था। अतः वो तापमान कहाँ से बढ़ा, यहाँ पे ब्रेकडाउन और जो इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन प्रोटॉन्स का जो मूवमेंट था वो ज्यों ही किसी निकाय में जाकर गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल रहे थे तो ऊर्जा रिलीज कर रहे थे, वो ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रही थी, इसलिए वो दूसरे ने ली, इसलिए हमने इसको कहा एक्सोथर्मिक, अर्थात इसकी रिएक्शंस में ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि अगर अपन इसकी बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सोथर्मिक की जगह एंडोथर्मिक ऊष्मा शेपी। ऊष्मा शोषी। क्लियर है? हमने लाइट रिएक्शन देखी और लाइट रिएक्शन में हमने जो साइक्लिक पाथवे देखा उसमें मध्य अणु किसको बनाया, P700 को, और P700 के पास में उसके सहायक थे P680 एंड P6 क्या बोलते हैं 70, P78
ठीक है, फोटो सिस्टम सेकेंड हैंड क्या बोलते हैं दूसरा कैरोटीनॉइड्स। तो जो फोटोन्स आ रहे थे सनलाइट से वो क्वांटासोम द्वारा ग्रहण करके इसके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करते हैं। तो ये फोटोन जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को उत्तेजित कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोटोन्स या जो लाइट रिएक्शन है उसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अंदर समाहित होती है या अवशोषित की जाती है, दैट इज एंडोथर्मिक। ठीक है, ऊष्मा शोषी, जबकि ये रिएक्शन कैसी होगी, ऊष्मा शेपी। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें क्रियाधर के रूप में जो है वो क्या क्या मिल रहा है। रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट के रूप में हम किसको यूज में लेते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को। बाकी के जितने भी हैं उनको भी कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज से हमको क्या मिल रही है, 8th नंबर पे ग्लूकोज। और ग्लूकोज से हमको क्या मिल रहा है, CO2 और H2O और एनर्जी, लगभग 686 किलो कैलोरी। यहां अगर अपन बात करें तो यहां अपन जोड़ रहे हैं CO2 को प्लस H2O को, हालांकि हम इसको कैटाबॉलिक एनाबॉलिक बता चुके, प्लस इसको हमको क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की भी बात कर ले तो लगभग 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से, जबकि यहां पे लगभग 6 ATP प्लस 18 ATP प्लस 12 NADH2 एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। किसमें, इन सबको जोड़कर ग्लूकोज बनाने में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में इतनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, जबकि यहाँ 38 ATP एनर्जी जो है वो बनती है। 12 तिया 36, 36 और 18, 36 और 18, तो ये कितने हुए, 54 ATP। और 8 ATP जो है लगभग बन जाती है ग्लाइकोलाइसिस में। तो सिस्टम सेम ही चल रहा है सारी चीज़। तो यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है एक ग्लूकोज बनाने में, जबकि यहाँ पे एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से अंदर हमको एनर्जी मिलती है। तो ये ऊष्मागतिकी का नियम ही तो हो गया कि ऊर्जा जब एक निकाय से दूसरे में, तो यहाँ पे ग्लूकोज के रूप में स्टोर की जाती है, और ग्लूकोज से जब वापस मिलती है तो हमको एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं, श्वसन के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन होता ही है, वो तो क्लियर है ही। उसके अलावा एंड प्रोडक्ट, नाइन पॉइंट ये हो ही गया। 10 पॉइंट की हम बात करें तो 10 पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में डी कार्बोक्सिलेशन और डी हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शंस होती हैं, जबकि अगर अपन फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसमें कार्बोक्सिलेशन एंड हाइड्रोजनीकरण की रिएक्शंस होती हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। अब हम इसके बाद में कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो ये रेस्पिरेशन को इफेक्ट करते हैं। काफ़ी कुछ मेजर प्रोडक्ट्स वही सेम हैं जो इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को भी, जैसे कि कुछ अंदरूनी कारकों की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स, एज, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रेस्पिरेशन को इफेक्ट करती हैं। ग्लूकोज की मात्रा अगर कम है तो रेस्पिरेशन की दर खत्म होगी, ठीक है। एनर्जी लेवल अगर ज़्यादा है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा। एनर्जी के लिए एंजाइम सफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। इस तरीके से कुछ इंटरनल इफेक्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, इनके ऊपर पड़ते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें एक्सटर्नल इफेक्ट्स की, तो एक्सटर्नल इफेक्ट्स में हम यहाँ पे डाल सकते हैं सीधे सीधे
टेम्परेचर, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है कैसे? अगर 0 डिग्री से 35 डिग्री की तरफ हम जाते हैं तो रेस्पायरेशन की जो दर है वो बढ़ती है। इसे हम वोन्स हाफ रूल के नाम से जानते हैं। इफेक्ट्स ऑन रेस्पायरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल इफेक्ट्स की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे ले सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, रेस्पायरेशन पे, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फोटो रेस्पायरेशन स्टार्ट होता है और उसकी वजह से जो रुबिस्को मॉलिक्यूल है वो CO2 के स्वांगीकरण की जगह किसका कर देता है, O2 का, और वहाँ पे O2 की कमी की वजह से रेस्पायरेशन रेट पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, टेम्परेचर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर में 0 डिग्री से 35 डिग्री की तरफ जब बढ़ते हैं तो रेस्पायरेशन रेट बढ़ती है, ठीक है, रेस्पायरेशन रेट बढ़ेगी। लेकिन उसमें वोन्स हाफ रूल की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेस्पायरेशन है उसकी रेट डबल हो जाती है, लेकिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने पर ये रेट नहीं बढ़ेगी एक फिक्स रेशो तक। क्लियर है? 0 से नीचे और 35 से ऊपर रेस्पायरेशन की रेट जो है वो नहीं बढ़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे टेम्परेचर का जो है रेस्पायरेशन पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे अगर अपन इसी की कहें तो ताप का प्रकाश संश्लेषण ये तापमान का जो एंजाइम्स हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो एंजाइम्स हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पे एक्टिव और डीएक्टिव होते हैं और उसका प्रभाव सीधे सीधे किस पे पड़ता है, रेस्पायरेशन पे। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लाइट को ले सकते हैं। वैसे तो हम कह सकते हैं कि लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन लाइट का भी इस पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि लाइट का एक सीधा सीधा इम्पैक्ट तो पड़ता है फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस होने से CO2 की अवेलेबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम, और O2 की जो है उल्टा कर लेते हैं, CO2 की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और O2 की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, और O2 की सांद्रता बढ़ने पर रेस्पायरेशन की रेट पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है बाय फोटोसिंथेसिस। दूसरा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस में फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है, जिसके कारण O2 का स्वांगीकरण बढ़ जाता है और CO2 का नहीं बढ़ता, जो कि रेस्पायरेशन पे सीधे सीधे इम्पैक्ट डालता है। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि जो लीव्स प्रकाश संश्लेषण करती है उसमें ये लाइट के द्वारा क्या बनाती है, बाय फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज, ऑक्सीजन के साथ साथ, और ग्लूकोज अगर रॉ मटेरियल में रहेगा तो रेस्पायरेशन की दर जो है वो बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट हम यहां पे ले सकते हैं डायरेक्टली ऑक्सीजन, जो कि हम बार बार बता रहे हैं। ऑक्सीजन वैसे तो यूनिवर्स में बहुत कम है, ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारा शायद लगभग 2.8 के करीब ही है, और ऑक्सीजन सभी ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन में जरूरी होते हैं, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्सीकरण होता है उसी में ऊर्जा का क्या होता है, एक तरीके से प्रवाह, जिसको यूज में लिया जाता है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की मात्रा सांद्रता जो है वो सीधे सीधे इस पे इफेक्ट डालती है, क्योंकि रेस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस में जरूरी नहीं है, एस्टाल कोएंजाइम में जरूरी नहीं है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जरूरी नहीं है, परंतु क्रेब साइकिल जो है उसमें ऑक्सीडेशन के लिए हमारे ये इसमें CO2 की सांद्रता होना जरूरी है। उसी तरीके से CO2 की कंसंट्रेशन की भी बात कर लेते हैं। CO2 की सांद्रता बढ़ने पर यहाँ पे जैसे रुबिस्को है वो O2 का ऑक्सीडेशन को रोकता है और एक तरीके से क्या बोलता है, उसका स्वांगीकरण बढ़ा देता है। तो CO2 का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। वाटर,
CO2 कंसंट्रेशन का प्रभाव पड़ता है। फिर इसके बाद हम ले सकते हैं पांचवा पॉइंट जो है वो है वाटर, H2O। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और क्या बना रही है, एक तरीके से CO2 गैस, परंतु ये डायरेक्ट काम नहीं कर सकती, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की मध्यस्थता जरूरी है। क्लियर है? तो ऐसे में वाटर जो है वो डायरेक्ट रेस्पिरेशन में इफेक्ट डालता है। उसके अलावा जितने भी श्वसन दर एंजाइम्स हैं वो भी वाटर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें एक सीड, तो सीड के अंदर वाटर की परसेंटेज जो है वो बहुत ही कम रह जाती है, लगभग 0.5% नहीं होती। तो ऐसे में उसके जो एंजाइम्स है वो भी क्या होते हैं, एक पूरी तरीके से शुष्क अवस्था में, स्टेल अवस्था में रहते हैं। परंतु जो ही वो अंकुरण प्रारंभ होता है और वो क्या बोलते हैं एम्बिबिशन के द्वारा, अंतः श्वसन द्वारा जल अवशोषित करता है, तो वाटर की उपस्थिति में उनमें ऑक्सीश्वसन प्रारंभ होता है और जटिल कार्बनिक पदार्थों का श्वसन द्वारा क्या होता है, ब्रेकडाउन। तो वाटर जो है एसेंशियल है इनके लिए। इसके अलावा जो कुछ सब्सटेंस है ऑर्गेनिक, जैसे कि और भी लाइक मैग्नीशियम्स, Mn, कैल्शियम आदि, ठीक है, जो हैं वो इसके लिए क्या हैं, आवश्यक हैं। प्लस निकोटिनिमाइड NAD, FAD, GDP, ADP, FA हो गया, FAD आदि जो है वो इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। सातवां पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स लाइक SO2 घातक है सबसे ज्यादा, CO2, गैसेस जो हैं वो प्लांट की एजिंग, जीवित कोशिकाओं की परासरण क्षमता, ठीक है, प्लस स्टोमेटाज के ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उनके ऊपर भी क्या करती है, इफेक्ट डालती है, जिससे श्वसन दर जो है पादप की वो क्या हो जाती है, कम। तो आज हमारे इस टॉपिक में प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक कंप्लीट है और अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री, और तो यूनिट 2 कंप्लीट है ऑफ रेस्पिरेशन। थैंक्स।